हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, यह कहानी कैसी तेरी मोहब्बत पार्ट 20 है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी सारी कहानियाँ पसंद आ रही होगी। चलिए हम इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। विजेंद्र मिश्रा के जाते ही कमरे की हवा भारी हो गई थी। दीवारों पर लगी भारी पेंटिंग्स भी जैसे चुप हो गई थी। ओमकार धीरे धीरे उठते हैं। उनकी चाल में ठहराव पर आंखों में आग लिए बोले, अनुराग, आज तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि ओमकार राणा के सामने ऊंची आवाज़ में बात कर सके, लेकिन आज पहली बार तुम्हारे बेटे की वजह से विजेंद्र को बोलने का मौका मिल गया। तुम्हारे बेटे ने मेरी गरिमा को ठेस पहुंचाई है। जिस सत्ता और पावर के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, आज वही सत्ता और पावर मेरे हाथ से चला जाए, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अनुराग जी कुछ कहने को होते हैं, लेकिन शब्द उनके गले में ही अटक जाती है। ओमकार राणा धीरे पर बेहद सख्त लहजे में बोले, उसने मेरे खिलाफ जाकर उस लड़की से शादी की है। आखिर उसने अपना रंग दिखा ही दिया। तुम्हारा बेटा वही गलती कर रहा है जो एक समय तुमने किया था। उसके रगों में तुम्हारे खून के साथ साथ वह बोलते बोलते अचानक चुप हो गए। उनकी आंखें सर्द हो गई थी। उनकी आवाज़ गले में ही अटक के रह गई थी। मेरी सत्ता, मेरा साम्राज्य, मेरी पहचान सबसे ऊपर है, और उसके लिए अगर मुझे किसी की भी बलि देनी पड़ी तो मैं दूंगा। उनकी आंखें अब बर्फ से भी ज़्यादा ठंडी हो चुकी थी। संजय जी घबराकर बोलते हैं, पिताजी, लेकिन अभय अगर सच में उस लड़की से। ओमकार राणा बीच में ही काटते हुए बोले, मोहब्बत, तुम यही बात कर रहे हो ना, मोहब्बत की? यह शब्द मेरे लिए सबसे बड़ा मजाक है। मोहब्बत से बड़ा धोखा कुछ नहीं होता। अभय को अभी समझ नहीं आया है, लेकिन जल्दी आ जाएगा। वे अनुराग की ओर देखकर बोले, तुमसे किया गया वादा अब मेरी कमजोरी बन रहा है, पर नहीं, अब मैं उस वादे को अपने तरीके से निभाऊंगा। वह लड़की, हाँ उसी लड़की की मैं बात कर रहा हूँ जो हमारे घर की बहू बनने का सपना लेकर आई है। अब देखो मैं अभय की जिंदगी से उसे कैसे निकालता हूँ। एक खतरनाक मुस्कान उनके चेहरे पर उभरती है। अनुराग जी धीमे स्वर में बोले, पिताजी, वह लड़की मासूम है। उसकी इन सब में क्या गलती है? शादी अभय ने उससे किया है। मुझे नहीं लगता कि हमें उनकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करना चाहिए। ओमकार राणा गुस्से से अपना दांत पीसते हुए बोले, बेटे के मुंह ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है अनुराग। भूल मत जाओ कि तुम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हो। सत्ता में दिल नहीं दिमाग चलता है। फैसले मुंह में नहीं मजबूती से लिए जाते हैं। मैंने यह साम्राज्य बहुत कुछ खोकर खड़ा किया है। अब किसी के प्यार के लिए इसे ढहता नहीं देख सकता हूँ, और यह मेरी आखिरी चेतावनी है तुम्हें। अगर दोबारा ऐसी बात मेरे सामने कभी की तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे बड़े बेटे हो। अनुराग और संजय दोनों एक दूसरे को देखते हैं। वहीं दूसरी ओर आध्या सोफे पर ही नींद में चली गई थी। उसका मासूम चेहरा किसी नन्ही बच्ची की तरह शांत था। अभय कुछ देर उसे यूं ही देखता रहा। शायद पहली बार उसके चेहरे पर इतनी मासूमियत दिखाई दे रही थी। बिना जिद के, बिना लड़ाई के वो धीरे से झुका, अपने मजबूत हाथों में उसे संभाल कर उठाया। आध्या नींद में ही हल्की सी करवट ली और अपना चेहरा उसके सीने से सटा लिया। उसकी गर्म सांसें अभय के दिल की धड़कनों को तेज कर रही थी। एक अजीब सी बेचैनी उसके वजूद में फैल रही थी। वह तेज कदमों से कमरे की ओर बढ़ा, दरवाजा खोला और बहुत एहतियात से आध्या को बेड पर लिटाने ही वाला था कि अचानक आध्या ने उसकी शर्ट की कॉलर थाम ली। एक झटके में वो अभय की ओर खिंच गया और दोनों सीधे बेड पर गिर पड़े। उनके चेहरे के बीच अब सिर्फ एक सांस की दूरी थी। आध्या की गुलाबी मुलायम होठ नींद में भी थोड़े से खुले हुए थे। उसके चेहरे की गर्माहट, उसकी सांसों की खुशबू अभय को पागल कर रही थी। वह एक पल के लिए बिल्कुल सन्न रह गया था, वक्त जैसे थम गया हो। उसकी आंखें आध्या के चेहरे पर ठहर गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया की सारी हलचल बस यहीं रुक गई हो, लेकिन उसे खुद पर काबू रखना था। उसने गहरी सांस ली और खुद को थोड़ा पीछे किया और बड़ी मुश्किल से आध्या की पकड़ से निकलकर खुद को जबरदस्ती कमरे के कोने में रखे सोफे तक ले गया। वहां बैठकर अपनी धड़कनों को थामने की कोशिश करने लगा। अपने बालों में हाथ फेरते हुए बुदबुदाया, नहीं नहीं अभय, ये सब सही नहीं है, खुद को संभालो। उसकी नजरें अब भी आध्या पर थी।
उसका चेहरा शांत, मासूम और निश्चिंत। पैर अब दर्द नहीं कर रहे थे, इसलिए शायद उसे इतनी सुकून भरी नींद आई थी। अभय का चेहरा अब भाव शून्य था, लेकिन आंखों में कुछ तूफान जैसे पल भर को ठहरे हुए थे। वह अब पलक आध्या को देखता रहा कुछ पल और फिर बुदबुदाया, मानो खुद से बात कर रहा हो। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, एक अजीब सी फीलिंग जाग उठी थी मेरे अंदर। उस रेस्टोरेंट में तुम्हारी ये आंखें जैसे किसी काले जादू की तरह मुझे खींच ले गई थी। फिर वह दूसरी बार जब तुम उस कुत्ते से डरकर भाग रही थी और मेरी बाहों में आकर थम गई थी, तुम्हारा डर मेरा बन गया था। ना चाहते हुए भी तुम्हें अपने पास रखना चाहा था, नहीं जानता क्यों। शायद इसलिए कि तुम्हारा सुकून मुझे खींचता था। तुम्हें देखना, तुम्हें पास महसूस करना जैसे ज़रूरत बन गई थी। जब तुम दूर थी, तुम्हें पास लाने की मेरी जिद बन गई, और जब तुम पास हो तो तुमसे दूर भागना चाहता हूँ। पल भर की खामोशी थी। अभय की आंखें झपकती है लेकिन भाव बदलता है। अचानक अभय ने आंखें मूंद ली, फिर जैसे कोई स्विच हो गया हो उसके अंदर। उसने गहरी सांस ली और फिर उसने सख्त और ठंडी आवाज में कहा, लेकिन फिर मुझे सच्चाई पता चली कि तुम राकेश कपूर की बेटी हो, उस आदमी की जिसे मैं खत्म करना चाहता हूँ। अभय उठता है और कमरे में टहलता है। उसके शब्द अब नफरत से सने थे, लेकिन सुर धीमा था ताकि आध्या की नींद ना टूटे। नहीं आध्या, मैं तुम्हारे लिए नहीं बदल सकता। मेरे अंदर तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं होनी चाहिए। तुम सिर्फ एक रास्ता हो राकेश कपूर की बर्बादी का। फिर वह आध्या के करीब आता है, झुकता है और उसके चेहरे को एक पल दिखता है, बेहद करीब से, मगर छूता नहीं है। तुम्हारी जिंदगी आसान नहीं होगी, क्योंकि अब तुम मुझसे जुड़ चुकी हो। मेरे साथ साथ तुम्हें बहुत कुछ का सामना करना होगा। तुम्हें प्यार और नफरत दोनों का सामना करना होगा। अब तुम्हें रेडी होना होगा, ताकि जब तुम्हारा सामना उस घटिया इंसान से हो तो वह तुम्हें अपने शब्दों से बहला न सके। फिर वह उसके ही बगल में लेटकर उसको अपनी बाहों में थाम कर सो गया। सुबह की हल्की धूप खिड़की से कमरे में रोशनी फैलती है। आध्या की आंखों पर हल्की धूप पड़ी तो उसने अपनी आंखें खोली। पलकों के बीच से धुंधला सा दिखा। सामने अभय खड़ा था, सूट बूट में तैयार होता हुआ। वह झुककर घड़ी पहन रहा था और तभी उसकी नज़र आध्या पर पड़ी। आंखों में वही ठंडापन, पर आवाज़ सख्ती से भरी हुई थी। वह बोला, 20 मिनट है तुम्हारे पास, जल्दी से रेडी होकर नीचे आ जाना। ब्रेकफास्ट पर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, याद रखना, ऑन 20 मिनट्स। कहकर वह बिना उसके रिएक्शन देखे कमरे से निकल गया। आध्या थोड़ी हैरानी से फिर मुंह बनाते हुए उठती है। कल तो ऐसे केयर कर रहे थे जैसे मैं कोई गुलाब की फूल हूँ, और अब देखो जैसे चिंपैंजी देख लिया हो। वो फिर बड़बड़ाती है, खुद तो घंटा लगाते हैं तैयार होने में और मुझे 20 मिनट। मैं तो अपनी मर्जी से जाऊंगी, देखती हूँ क्या कर लेते हैं। वह बिस्तर से उठती है, स्ट्रेच करती है और वॉशरूम की ओर चल पड़ती है। डाइनिंग टेबल पर अभय बैठा था। टेबल पर हर चीज परफेक्ट रखी हुई थी, जूस, ब्रेड, फल। अभय मोबाइल में आज का मीटिंग शेड्यूल देख रहा था। चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में कोई और ही प्लान चल रहा था। वहीं दूसरी ओर ऑफिस के कॉरिडोर में काव्या, नीलू और आरती रंजन के सामने थे। काव्या बोली, सर प्लीज, कोई तो तरीका होगा आध्या से बात करने का। हमने उसके घर भी जाकर देखा, ताला लगा हुआ है, फैमिली से भी बात नहीं हो पा रही है। रंजन बोला, देखिए मुझे भी ज़्यादा कुछ नहीं मालूम, अचानक इतना सब कुछ हो गया कि समझ में नहीं आ रहा है। वो फिर थोड़ा रुककर बोला, जब तक बॉस की अनुमति नहीं मिलती आप लोग उनसे नहीं मिल सकते। काव्या थोड़ा झुंझुलाकर बोली, सर प्लीज़ कम से कम एक मैसेज ही फॉरवर्ड करवा दीजिए। रंजन थोड़ा सोचते हुए बोला, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, तब तक आप लोग अपने काम पर ध्यान दीजिए। तीनों उदास मन से कैफेटेरिया की तरफ बढ़ती है और एक कोने में जाकर बैठ जाती है। तभी नीलू झुंझुलाकर बोली, आध्या ने हमें कुछ नहीं बताया, शादी में बुलाना तो दूर, बताना तक जरूरी नहीं समझा। आरती भी बोली, उसने शादी कब, कहाँ और कैसे की, किसी को कुछ नहीं मालूम, मीडिया तक को भनक नहीं लगी। यह तो बहुत अजीब है। काव्या धीरे धीरे बोलती है, लेकिन कुछ खोई हुई सी लगती है। मालूम नहीं क्यों, लेकिन मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। लास्ट टाइम जब मेरी उससे बात हुई थी तो वो बहुत परेशान लग रही थी। सोचने वाली बात है कि अभय सिंह राणा, एशिया का नंबर 1 बिजनेस टाइकून,
वह एक मामूली लड़की से शादी कर लेते हैं और किसी को खबर तक नहीं लगती। अगले दिन मीडिया के सामने ऐलान भी करते हैं। समझ में नहीं आ रहा कि आध्या ने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई कैसे। अगर वे दोनों सीक्रेट डेटिंग कर भी रहे थे तो मैं तो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, मुझे तो बता सकती थी। आरती बोली, उसकी फैमिली भी मुंबई में नहीं है, हम कहाँ से पता लगाए। काव्या एक गहरी सांस लेते हुए बोली, बस भगवान करे रंजन सर बॉस से बात कर ले और वो इजाज़त दे दे आध्या से मिलने की। अब वही सारी बातें हमें बता सकती है, मुझे उससे मिलना ही होगा। इधर अभय का बंगला। तभी हिल्स की ठक ठक की धीमी आवाज़ आती है। आध्या बड़े स्टाइल से ठुमकती चाल में सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। सफ़ेद कुर्ती में गीले बालों को क्लिप से कैजुअल बांधा था और उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी। उसने नज़रें चारों तरफ घुमाई तो आज उसे घर में बहुत सारे लोग दिख रहे थे। घर के स्टाफ्स अपने अपने काम में व्यस्त थे। किचन से खाने की खुशबू आ रही थी। एक नौकर अभय के सामने खाना परोस रहा था। अभय शांत बैठा था। आध्या धीमे कदमों से टेबल पर आती है और चुपचाप बैठ जाती है। वह बोली, गुड मॉर्निंग मिस्टर राणा। फिर एक शरारती मुस्कान के साथ बोली, नहीं, मैं तो आपको इस नाम से नहीं बुला सकती, वरना आप नाराज हो जाएंगे। फिर मैं आपको किस नाम से बुलाऊं? फिर कुछ सोचकर बोली, मिस्टर हस्बैंड। हाँ, यही ठीक रहेगा, मिस्टर हस्बैंड। अभी तक आप यही हैं? मुझे तो लगा था कि आप निकल चुके होंगे। आपका टाइम डिसिप्लिन के हिसाब से चलता है ना? अभय उसकी बातों पर कोई रिएक्शन नहीं दे रहा था। वह अपने मन में बोली, खरूस कहीं का, अब दिखाती हूँ कि मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। वह अपनी प्लेट उठाकर खाना परोसने ही वाली होती है कि अभय ठंडी और कठोर आवाज़ में बोला, रुको। आध्या की उंगलियां थम जाती है। वह हैरान होकर अभय की ओर देखती है। अभय बिना उसकी तरफ देखे हुए बोला, तुम्हारा टाइम ओवर हो चुका है। मैंने कहा था कि तुम्हारे पास 20 मिनट है, लेकिन तुम अब आई हो। अब तुम्हें नाश्ता नहीं मिलेगा। उसके शब्दों में कोई तेज आवाज़ नहीं थी, मगर जुबान से ज़्यादा उसकी बेरुखी चुभ रही थी। पूरा स्टाफ रुक कर आध्या को देख रहे थे। आध्या की आंखों में अपमान और बेबसी का भाव उतरने लगा था। उसका गला रूंधने लगा था, लेकिन वह खुद को संभालती है। अभय की एक तीखी नज़र स्टाफ्स की तरफ उठती है। सब झुककर तुरंत वहाँ से हट जाते हैं। आध्या धीरे से लेकिन नम आंखों से बोली, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं मिस्टर हस्बैंड? यहाँ टाइम पर खाना मिलेगा या नहीं? ये क्या कोई जेल है? मुझे भूख लगी है, मैं कोई कैदी नहीं हूँ और आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते हैं। अभय एक पल के लिए चुप रहता और फिर गहरी सांस लेता है। अभय ठंडी निगाहों से बोला, राइट, तुम कैदी नहीं हो, लेकिन खुद को मालकिन समझने की गलती भी मत करना। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम जानबूझकर लेट आई हो। मेरी बात ना मानने की गलती की हो तो सज़ा तो मिलेगी। वह थोड़ा रुककर बोला, तुम्हारी सज़ा यही है कि अब तुम्हें डायरेक्ट लंच मिलेगा। अभय यह सब कहते हुए एक बार भी आध्या की ओर नहीं देखा था। आध्या का चेहरा जमीन की तरह सूखा और आंखें पानी से भरी हुई थी। वह रोना नहीं चाहती थी, लेकिन दिल में कुछ टूट सा गया था। वह धीमी और टूटती आवाज़ में बोली, मुझे सच में बहुत भूख लगी है मिस्टर हस्बैंड। मैं बस कल रात खिचड़ी ही खाई थी। मैं आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करूँगी, प्लीज़। उसकी आवाज़ अब काँप रही थी, मगर अभय ने कोई जवाब नहीं दिया। वह अपने चेयर से उठा और दरवाजे की ओर बढ़ गया। आध्या धीरे से पीछे से बोली, ठीक है, मत दीजिए मुझे खाना, लेकिन मुझे भी ऑफिस जाना है। यहाँ रहकर मैं बोर हो जाती हूँ। अभय उसकी बात सुनकर रुक गया। धीरे से उसकी ओर देखा और एक कड़ी और लगभग तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ कहा, ऑफिस? तुम भूल गई, तुमने खुद अपना रेजिग्नेशन लेटर रिसेप्शन पर जमा किया था। पल भर की चुप्पी के बाद वो बोला, अब कौन सा जॉब और किस ऑफिस में? जो भी काम था वो भी तुमने खत्म कर दिया। यह सुनते ही आध्या जैसे अंदर से ढह गई हो। चेहरे पर मायूसी उतर आई। आध्या की आवाज़ भारी हो गई थी, आप मुझे इतनी तकलीफ क्यों दे रहे हैं मिस्टर हस्बैंड? उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े जिन्हें अब वो रोक नहीं पाई। वह टूटती आवाज़ में बोली, मैंने सॉरी नहीं कहा तो आपने मेरी जॉब छीन ली। आपके ऑर्डर पर ऑफिस नहीं आई तो आपने मुझे झुकाने के लिए फेक कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करा लिया, और जब बिना पूछे रेजिग्नेशन दिया तो मुझसे ज़बरदस्ती शादी कर ली। अब मैं अगर लेट आई हूँ तो मुझे भूखा रखेंगे।
उसका गला भर जाता है। आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ? मैं यहाँ नहीं रह सकती। मुझे यहाँ से जाना है कहीं और। मैं कहीं और जॉब ढूंढ लूंगी। मुंबई में जॉब की कमी नहीं है। अभय एक पल के लिए उसे देखता है। उसका चेहरा सख्त हो गया था, लेकिन मुट्ठी बंध चुकी थी। आध्या के आंसू से उसे फर्क पड़ रहा था, मगर वह अब भी कुछ नहीं कहता। अभय की निगाहें अचानक आध्या की ओर गहरी हो गई थी, जैसे उसकी आंखों से ही कोई सजा सुनानी हो। आध्या कांप गई। उसे अपनी तरफ आता देख वो धीरे धीरे पीछे हटने लगी और मन में सोचते हुए बोली, हे बजरंगबली, लगता है कुछ ज्यादा ही बोल दिया इस खरूस को। अचानक वो घबरा कर बोल उठी, रुकिए। अभय के कदम थम गए। आध्या जल्दी में बोली, वह मैं कह रही थी, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, वह बिना कुछ कहे पलटती है और तेजी से अपने कमरे की तरफ भाग जाती है। अभय उसे ऐसे भागते हुए देखा। पहले तो उसे हैरानी हुई, फिर जैसे उसे कुछ समझ में आया तो उसकी होठों पर एक हल्की रहस्यमयी मुस्कान उभर आई। अगले ही पल वह अपने काले सूट का कोट पहनते हुए गाड़ी में बैठा और ऑफिस के लिए निकल पड़ा। वहीं दूसरी ओर राकेश का ऑफिस। राकेश अपने ऑफिस चेयर पर बैठा हुआ था, मगर उसका ध्यान कहीं और था। जब से उसने अभय और आध्या को एक साथ में देखा था, उसका मन बेचैन था। आध्या का चेहरा उसे बार बार परेशान कर रहा था। वो अपने डेस्क की दराज खोलता है और एक पुरानी तस्वीर निकालता है। तस्वीर में दो बच्चे थे, एक छोटी लड़की करीब 4 से 5 साल की होगी और एक लड़का लगभग 6 से 7 साल का। राकेश उस फोटो को बहुत स्नेह से देखता है। वो धीरे से और भावुक स्वर में बोला, उस लड़की की आंखें बिल्कुल तुम्हारी जैसी है गुड़िया। तुम बड़ी होती तो शायद उस लड़की जैसी दिखती। तुम्हारे पापा बहुत बुरे हैं। उस दिन तुम दोनों को बचा नहीं पाया। उसकी आंखें भर जाती है। काश काश तुम दोनों जिंदा होते तो आज शायद मैं भी पापा कहलाता। कितना सुकून मिलता उस आवाज से, पर शायद मैं इस लायक ही नहीं हूँ। राकेश की आंखों से एक बूंद टपकती है और सीधा उस मासूम तस्वीर पर गिरती है। उसके चेहरे पर दर्द भी है और कोई अधूरा रहस्य भी। वो फिर बोला, मैं आया था उस दिन। राकेश अनजाने ही सोचते सोचते अपने अतीत में चला गया। वह समय जब आभा से शादी करने के कुछ ही दिन बाद वह इंदौर के लिए निकल गया था, अपने बच्चों को लाने के लिए। सुजाता जो कहकर गई थी कि वो मुंबई जा रही है, अपने दोनों बच्चे आध्या और अंश को गायत्री जी के पास छोड़ गई थी। आध्या और अंश दोनों ही गायत्री जी के आंगन में खेलते कूदते अब उनके जीवन का हिस्सा बन चुके थे। गायत्री जी आध्या की प्रेजेंट दादी थी, सगी नहीं थी, लेकिन बच्चों को कभी इस रिश्ते को महसूस नहीं होने दिया। एक दिन जब वो दोनों खेलते हुए थक कर गायत्री जी के पास आ बैठे तो आध्या अपनी तोतली सी मासूम आवाज में पूछी, दादी दादी, मम्मी पापा कब आएंगे? मम्मी ने कहा था ना कि वो पापा को लेने गई है, पर कितने दिन हो गए, अब तक वापस नहीं आए। बगल में बैठे अंश ने नाक चढ़ाकर बोला, पागल, वह बहुत दूर गए हैं, इसलिए उन्हें आने में वक्त लग रहा है। उनकी मासूम बातें सुनकर गायत्री जी की आंखें भर आई थी। वह जानती थी कि यह इंतजार अब शायद कभी खत्म नहीं होगा। वो आध्या की सगी दादी नहीं थी, लेकिन सुजाता उनके लिए बेटी जैसी ही थी। मुंबई जाने से पहले सुजाता अपने दोनों बच्चों को उनके हवाले कर गई थी और तब से वो दोनों उनकी जिंदगी का उजाला बन चुके थे। लेकिन अब गायत्री जी का दिल जैसे किसी अनकही पीड़ा से भरा हुआ था। कुछ दिन पहले राकेश ने उन्हें खबर दी थी, सुजाता मुंबई नहीं पहुंची है, बल्कि वो शायद किसी पैसे वाले आदमी के साथ भाग गई है। यह खबर जैसे ही गांव में फैली, सब और सुजाता को लेकर फुसफुसाहटें शुरू हो गई थी। बदनामी के साए में उसका नाम आने लगा, पर गायत्री जी को इस पर यकीन नहीं था। नहीं, उन्होंने खुद से कहा था, सुजाता ऐसा नहीं कर सकती है। आखिर उसके माता पिता उसके लिए अच्छी खासी संपत्ति छोड़ गए थे। उसे पैसों की जरूरत नहीं थी। फिर क्यों और कहाँ है वह अपने ख्यालों में डूबी हुई थी कि उसी वक्त उनके घर की टेलीफोन बजती है और वो उठाने चली गई। और राकेश जिस दिन इंदौर पहुंचता है, उससे पहले ही उनके घर में आग लग गई थी। राकेश घबराते हुए बाहर खड़ा था। उसके चेहरे पर डर, बेचैनी और हताशा साफ दिख रही थी। आग की लपटें आसमान छू रही थी। धुआं चारों ओर फैल गया था। राकेश अपने आप से कहा, मेरे बच्चे, मेरी गुड़िया, मेरे अंश, तुम दोनों कहाँ हो?
मैं तुम्हें बचाऊंगा, मैं नहीं जाने दूंगा। वो घर की ओर दौड़ता है, लेकिन आग इतनी तेजी से फैल चुकी थी कि अंदर जाना नामुमकिन था। वह बार बार दरवाजे और खिड़कियां खोलने की कोशिश करता है, पर धुआं, घुटन और गर्मी से सब कुछ असंभव लगता है। राकेश आंखों में आंसू और आवाज में टूटन लिए बोला, बच्चों, जवाब दो, कोई तो जवाब दो। उसके गले से आवाज टूट जाती है। वो जमीन पर बैठ जाता है, जैसे पूरा जहान उसके सिर पर टूट गया था। बैठा हुआ राकेश पसीने से तर, चेहरा धुंधला और हाथों से आग की लपटों को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह कुछ न कर सका। वह खुद को आज बहुत बेबस और कमजोर महसूस कर रहा था। मैं उन्हें नहीं बचा पाया। मैं अपना घर, अपनी दुनिया, अपने बच्चों को खो दिया। धुआं आंखों में भर जाता है। अचानक से एक तेज धमाके की आवाज होती है, जिससे राकेश अपना होश खो बैठता है। वह वहीं जमीन पर धम से गिर जाता है। उसकी आंखें आंसू से लबालब भर गई थी। उसके चेहरे पर अपने बच्चों को खोने का दर्द झलक रहा था। तभी केबिन के दरवाजे पर जोर से ठक ठक हुई। राकेश अपनी यादों से उबरते हुए उस तरफ देखा। उसके सामने उसका करीबी सहयोगी खड़ा था, हाथ में फाइल थामे। सहयोगी बोला, सर, चुनाव प्रचार के बारे में रिपोर्ट आ गई है, बहुत जरूरी है, आप इससे एक बार देख लें। राकेश ने थके हुए चेहरे पर सख्त मुस्कान बिखरते हुए कहा, हाँ दिखाओ। वो फाइल लेकर अपने डेस्क पर बैठ गया। फाइल खोलते ही उसके चेहरे पर गंभीरता छा गई। चुनाव प्रचार के आंकड़े, रुझान, वोटर्स की प्रतिक्रिया, सब कुछ लिखा था। राकेश ने गहरी सांस ली और मन ही मन सोचा, इतना बड़ा खेल, इतनी बड़ी जिम्मेदारी, सब कुछ ठीक से होना चाहिए। सहयोगी ने सावधानी से कहा, सर, विरोधी पार्टी भी जोर आजमा रही है, हमें बहुत सतर्क रहना होगा। राकेश ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, हम हारेंगे नहीं। मैं किसी भी कीमत पर इस चुनाव को जीतकर रहूंगा। मेरे लिए चुनाव जीतना बहुत जरूरी है। महाराष्ट्र की सत्ता मेरे हाथ में होनी चाहिए, ताकि ओमकार राणा को अपने कदमों में झुकते हुए देख सकूं। वहीं अभय अपने केबिन में बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था, लेकिन काम पर ध्यान कम और मन कहीं और भटकता जा रहा था। अचानक उसने अपने लैपटॉप से कनेक्ट कैमरे ऑन किए। स्क्रीन पर आध्या को देख उसके चेहरे का भाव अचानक बदल गए। वो खुद से बुदबुदाया, ओ गॉड, ये लड़की भी ना। वो जल्दी से अपना लैपटॉप ऑफ किया और चेयर से उठकर जाने ही वाला था कि सामने से केबिन का दरवाजा खुला और उसके कदम वहीं थम गए। क्या होगा कहानी में आगे? क्यों अभय के चेहरे का रंग उड़ गया था? किसे देखकर उसके कदम रुक गए? यह हम सब जानेंगे अगले भाग में। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।